हाँ तो बच्चों DBSK इंटर कॉलेज बंदीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैथ में हम कल पढ़ा रहे थे, अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आज भी वही पढ़ाना है। तो हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं और आपको अब तक बताया गया कि दो चर वाले समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आलेख पर बताया गया था, फिर बताया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की कई विधियाँ हल करने की, जिसमें पहली विधि बताई गई आपको कि प्रतिस्थापन विधि। तो हमने प्रतिस्थापन विधि में आपको बताया कि कैसे कैसे क्या करते हैं। फिर कल हम पिछले वीडियो में हमने क्या बताया, दूसरा भी विधि उसका विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को। तो अब आज से आगे बढ़ते हुए हमने कल इस पर थोड़ा सा डिस्कस भी किया था लास्ट में कि तीसरी जो विधि हमारी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, वो क्या है, वज्र खंड विधि। क्या है, वज्र खंड विधि। यानी कि कभी भी किसी इक्वेशन को इस नियम से, अब इसका तो हिंदी कुछ रूपांतरण नहीं, लेकिन थोड़ा सा वज्र गुणन आने का मतलब है थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी कठिन नहीं होगा, बल्कि और सिंपल है अगर ये समझ में आ जाए। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि कैसे यूज किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जैसे ही इक्वेशनों पर क्या करता है, ये फॉलो करता है। यानी a1 b1 c1 का मतलब जैसे 2x 3x धन 4 बराबर 0, यहाँ 5x धन 6x धन 8 बराबर 0। तो ये क्या है, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, नंबर वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो अब हमें ध्यान देना है इस इक्वेशन के टाइप के जब भी इक्वेशन हमारे होंगे या नहीं होंगे, किस रूप में बदलने के बाद ही हम इसमें यूज करेंगे वज्र गुणनखंड विधि। और यहाँ एक चीज जानना है कि जहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम देखें कि x के गुणांकों का आप बटा करें, भाग दें आपस में, और b1 बटे b2 माने y के गुणांकों का भाग एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी के लिए ये रूल है। तो आपको आइए बताते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। यूज करने का बेटा नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, x बटा, ठीक है, हमारा लिख लेंगे b1 b2 और इधर c1 c2, ध्यान दीजिए सब समझा रहे, बराबर होता है माइनस वाई बटा, यहाँ b1 b2 है तो यहाँ a1 a2 c1 c2 और बराबर होता है 1 बाई, यहाँ हमारा a1 a2 और b1 b2। ठीक, ये ध्यान दीजिए, हमें याद क्या करना अभी हम बता रहे हैं। नियम ऐसे चलता है कि हम हमेशा किसी इक्वेशन को स्टेप टू स्टेप इसी रूप में लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2 और c1 c2 और a1 a2 b1 b2, इस रूप में हम इसको लिखेंगे किसी इक्वेशन को। और यूज जो करना है वो क्या होता है, यहाँ आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है एक दूसरे का, यहाँ मतलब गुणा किया जाता है, गुणा। तो गुणा करते हैं तो x बाई फार्मूला हमें मिलता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर ऋण y बटा a1 c2 माइनस a2 c1 और बराबर ये बेटा क्या होता है 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये हमें फार्मूला बताया जाता है कि हम कैसे कभी भी वज्र गुणनखंड विधि पर किसी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अभी आपको हम एग्जाम्पल के साथ जब बताएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद करना है कि फार्मूला कौन सा यूज होना है। अब आपको पता है हमेशा फार्मूले को इसी तरीके से आपको रखना है कि पहले x अपान करेंगे, उसके बाद x अपान माने b1 c2 का मतलब ये b1 c2 और b2 c1 माइनस करेंगे, फिर बराबर क्या है माइनस y होता है, प्लस नहीं माइनस y बाई क्या है a1 c2
माइनस A2C1 है ना, A1C2 माइनस A2 सॉरी यहाँ A2 रहेगा A2C1 फिर बराबर 1/, एक तीसरा जो है मतलब कांस्टेंट वैल्यू के लिए तो 1/A1B2 माइनस A2B1, ये हमें याद रखना पड़ेगा। समझ बात आ रही है? क्या होता है याद रखिए, क्या होता है यहाँ से पहले x/B1C2 माइनस B2C1 फिर बराबर माइनस y/A1C2 माइनस A2C1 और फिर बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। जब ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसी का यूज करके हम कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वज्र गुणनखंड का। ठीक है, यानी आपको समझ में अगर कहीं नहीं आया होगा, हमें लगता है तो क्या कुछ नहीं, केवल दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों में इसी तरह यूज करके ये हमें याद नहीं करना, याद हमको ये करना है, यानी इसी फार्मूले को याद रखेंगे और इसी पे वैल्यूओं को ले आके हम पुट कर देंगे जो हमारे मान होंगे सबको। अब हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए आइए आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि कैसे हल करते हैं किसी क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड से, जो कि हमारी तीसरी विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की तीसरी विधि। आइए बेटा एक क्वेश्चन से देखते हैं, ज़्यादा बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए हमको वज्र गुणनखंड से करना है क्वेश्चन, मैं दे रहा हूँ, लिखिए 2x धन 3y बराबर 17, 2x धन 3y बराबर 17 और दिया है 3x ऋण 2y, 3x ऋण 2y बराबर हमें दिया गया है 6। ये हम बेटा दो इक्वेशन दिए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, बस यहाँ एक चीज़ सबसे बड़ी गलती बच्चे करेंगे कि डायरेक्ट अगर कभी इसको लेने लगे या इस पे हल करने लगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। रॉन्ग क्यों आएगा? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि ax यानी a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0, यानी कांस्टेंट को इधर ले आना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हमें पक्षांतर करके इस नंबर को इधर ले आना होगा और तब फार्मूला अप्लाई करेंगे। बात हमारी समझ में आ रही होगी आपको? अगर आ रही है तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले दोनों इक्वेशनों का, दोनों समीकरणों का एक मतलब इसको पक्षांतर करके एक तरफ करिए तो 2x धन 3y बराबर ऋण 17 बराबर 0 और 3x ऋण 2y ऋण 6 बराबर 0। इस रूप में पहले परिवर्तित करते हैं, है ना, और हम लिखते हैं कि मतलब इसको पहले सही रूप में ये लिखने पर ना। अब आपको पता है बेटा, यहाँ हम तुलना करिए, तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या है 2 है, ठीक है, b1 बराबर क्या है 3 है, c1 बराबर क्या है 17 नहीं ना, ऋण 17 है, ऋण 17। फिर इधर a2 बराबर क्या है 3 के, b2 बराबर क्या है, नहीं 2 नहीं, कोई 2 नहीं कहेगा, ऋण 2 और c2 बराबर हमारा ऋण 6। सारे मान पहले आप लिख लेंगे, लिख लिया। अब हमने आपको अभी बताया था कि इसका फार्मूला क्या है, वज्र गुणन विधि क्या है, कहता है वज्र गुणन की x/y क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा b1, यहाँ से b1 c2 कहता है ना, b1 c2 मतलब 3 गुणे b1 c2 का मतलब 3 गुणे ऋण 6, यही ना, ऋण, ध्यान दीजिए क्या हो गया b1 c2 माइनस क्या होता है b2 c1, यानी ऋण 2 और गुणे ऋण 17, यहाँ ऋण 6, सही है, बराबर ऋण y करके अभी फार्मूला बताया गया क्या होता है a1 c2 का मतलब 2 गुणे ऋण 6 और ऋण a2 c1 यानी ऋण 3 गुणे ऋण 17 बराबर 1 बटे क्या होता है फिर बेटा a1 b2 ऋण a2 b1, यानी a1 b2 का मतलब 2 गुणे ऋण 2 और ऋण a2 b1 का मतलब 3 गुणे 3। अब
अभी अभी हमने फार्मूला लिखा था, इसलिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे बेटा। आपको याद क्या करना है, एक्स वाई, देखिए क्या b1c2 माइनस b2c1 फिर बराबर माइनस वाई बाई a1c2 माइनस a2c1 फिर बराबर 1/a1b2 ऋण a2b1। ठीक है, क्या यहाँ किया गया, कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, सिर्फ इतना किया गया कि जो हमारी वैल्यू थी उसी को ले आके फार्मूले पर सही सही रख देना। उसके बाद क्या करना है देखते जाइए स्टेप टू स्टेप, फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो एक्स बाई क्या होगा, एक्स बाई माने एक्स बटा 6 का 3 में गुणा होगा जब, तो क्या हो जाएगा ऋण 18, और यहाँ बेटा देखिए ऋण 17 ऋण 2 माने धन 34, लेकिन ऋण है तो ऋण 34 बराबर ऋण वाई बटा यहाँ ऋण 6 दूनी ऋण 12 और यहाँ ऋण 17 गुणे ऋण 3 यानी 17 3 51, तो धन 51 हो गया बराबर 1/ऋण 4 और ऋण 9, ये हो जाएगा हमारा। फिर आगे कर सकते हैं एक्स बटा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 34 10 44 44 6 50 2 52 यानी ऋण 52 बराबर ऋण वाई बटा 51 में से 12 गया, 11 में से 2 गया 9 और 51 में से मतलब 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, तो 39 बराबर, ध्यान दीजिए बेटा 1/ऋण 13। ठीक है, ये 45। अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, तीनों को एक साथ सॉल्व कर लिया है ना। अब जानते होंगे अगर ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है तो x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए एक बार x वाले को ही केवल इसके बराबर लिख सकते हैं 1/13 के। अरे भाई क्योंकि सब आपस में बराबर है, यानी अलग अलग देखा जाए तो सब सबके बराबर है और हमें मान निकालना है बेटा। तो हमें मान निकालने के लिए इतने को पहले इसके बराबर लेना होगा। आइए ऊपर करते हैं, तो x बटे ऋण 52 बराबर एक बार लेंगे 1/ऋण 13। ठीक है, फिर यहाँ से हल कर लेंगे तो इस देखिए इस 52 को उधर ले जाएंगे, माने x बराबर ऋण 52 बटे ऋण 13, ऋण से ऋण कैंसिल 13 चौका 52, माने x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक, और दूसरी तरफ देखा जाए तो y के लिए यानी दूसरा y यहाँ माइनस में है तो ऋण मिलेगी, ऋण y बटा 39 बराबर 1/ऋण 13 है ना। अब देखिए क्या हो सकता है आगे, y बराबर ऋण y बराबर 39/ऋण 13 काट देंगे तो ऋण 3 आएगा, यानी ऋण y बराबर ऋण 3, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, y बराबर 3 ना, यानी x का मान 4 आ गया और y का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ में आ रही है? यही वज्र गुणन विधि कितनी आसान है। अगर देखा जाए तो आपको हमें लगता है बहुत परेशानी नहीं हुई होगी इसमें, क्यों? क्योंकि स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाना ना। आप देख रहे हैं सबसे पहले इक्वेशन को सही रूप में लिखते हैं, तुलना करा के जो मान हमारे होते हैं उनको लिख लेते हैं और उसके बाद फार्मूले पर सारे मानों को रखकर हल करके अलग अलग उठाकर और उसके बाद हम अपना मान निकाल लेते हैं, आंसर हो जाता है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ना समझ में आए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक एग्जांपल फट से देखिए बेटा। ये पहला था, एक कोई और बता देते हैं, उसके बाद आपको वज्रगुणन के लिए भी खत्म हो जाएंगे और फिर हम आगे जो बचा है इसमें कुछ क्वेश्चन कर बताएंगे अगले क्लास में और फिर आगे बढ़ेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप मेहनत रेगुलर करते रहिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और फट से कोई देख लेते हैं वज्रगुणन वाला। मान लीजिए दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं।
हाँ देखिए ये दिया गया है, बजट गुणन इससे हल करिए। x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। फिर 3x ऋण 9y 3x ऋण 9y और ऋण 2 बराबर 0। इसमें बेटा देखिए अचर जो पद हमारा वो भी इधर ही लिखा गया है ना, इसका मतलब इसको व्यवस्थित रूप में नहीं करना है, इस समीकरण को सिर्फ हमें हल करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ तुलना कराएं तो a1 बराबर कितने के हैं 1 के, x के पास कुछ नहीं है तो 1 है, 0 नहीं कोई बोलेगा। फिर b1 बराबर क्या है ऋण 3 के और c1 बराबर ऋण 3 ना। फिर इधर a2 बराबर 3 के, b2 बराबर ऋण 9 के और c2 बराबर ऋण 2 के, ऋण 2 है ना। अब आइए बेटा हम सीधे बताते हैं आपसे क्या फार्मूले बनाते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है, लिख दिया जाए क्या आपकी बात बोलिए। तो अगर कह रहे हैं तो लिख देते हैं b1c2 माइनस b2c1 बराबर ऋण y बटा a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक, अब देखिए x बटा b1c2, b1 का मतलब ऋण 3 गुणे c2 का मतलब ऋण 2 और ऋण b2c1 का मतलब ऋण 9 गुणे b2c1 का मतलब ऋण 3, फिर बराबर ऋण y बटे a1c2 का मतलब 1 गुणे ऋण 2 और ऋण a2c1 का मतलब 3 गुणे ऋण 3 बराबर 1 बटे a1b2 का मतलब 1 गुणे ऋण 9, 1 गुणे ऋण 9 और ऋण a2b1 यानी 3 गुणे ऋण 3। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा x बाई इंप्लाइज दैट ये यहाँ ऋण 3 दूनी 6 हो जाएगा धन 6। फिर यहाँ ऋण है 9 3 27, लिख लीजिए सबको बराबर ऋण y बटे ऋण 2 और यहाँ ऋण 3 का ऋण 3 में कितना हो जाएगा धन 9 बराबर 1 बटा ऋण 9 और बेटा धन 9, धन 9 यानी आ जाएगा यहाँ क्या क्या आया है, एक मिनट सॉरी, क्या है a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। हाँ सही तो है, यानी 1/0 आ रहा है। चलिए जो आ रहा लिखिए, तो x बटे 27 में से 6 गया तो कितना आएगा ऋण 21 बराबर ऋण y बटे 9 में से 2 गया 7 और बराबर 1 बटा यहाँ तो 0 आ जाएगा आपका, है ना। आइए जो आता आने दीजिए। अब अलग अलग उठाते हैं तो x बटे ऋण 21 बराबर 1/0 यानी x बराबर 1 मिनट बेटा 1 मिनट। हाँ तो आइए देखिए क्या हो रहा है x का मान, यहाँ देखिए ऋण 21 बटे 0, इसका मतलब x बराबर हो जाता है इसको 0 से भाग देने पर कोई भी मान अनंत आता है। इसी तरह फिर दूसरा उठाएंगे तो ऋण y बटे 7 बराबर 1/0, ऋण y बराबर 7/0, तो y बराबर यहाँ से ऋण उधर भेज देंगे, सब खत्म होकर ये अनंत लिख दिया है। आपका मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा नहीं बेटा, हिंदी में लिखा था, पूछा था कि कितने हल होंगे इसके, बज्र गुणन से लिख करिए। तो आप देख रहे हैं ऐसा मान आ रहा है तो इसमें इसका मतलब हम क्या लिख देंगे
कि इसके दिया भी है बेटा कि कोई हल नहीं होगा, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, कोई हल नहीं होगा, ये पूछा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो मतलब हमें क्या है कि हल करने का नियम जो बताया गया वो क्या है, यही है। ठीक, हल करेंगे इसी नियम पर। ये तो दूसरे टाइप इसमें पूछा था कितने हल होंगे, पिरामिड की 1 की 2 की कितने हल होंगे, तो इसमें हमारे कितने हल हो गए, कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब आपको वज्रगुणन का सारा क्वेश्चन किताब में इसी नियम से हल करना है। कल हम इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इसके कराएंगे आपको। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब जो हिंदी में लिखे गए क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, जहाँ दिक्कत हो आप पूछिए। ठीक है, कमेंट करिए। बहुत अच्छा।